नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। यूपी में चल रहे धर्मांतरण केस के तार अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ रहे हैं। शनिवार को पहुंची यूपी एटीएस की टीम आज मुजफ्फरपुर से लौट गई, लेकिन आरोपी रागिब को एक नोटिस थमा गई। क्या है नोटिस का मतलब? पूरी खबर को देखिए, फिर खबर तो समझिए। यूपी के धर्मांतरण का मामला अब बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर में कई घंटों की पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने रागिब को लखनऊ तलब कर लिया है। शनिवार को हथौड़ी थाना में और मुजफ्फरपुर मुख्यालय में पूछताछ के बाद अब यूपी एटीएस की टीम लौट चुकी है, लेकिन जाने से पहले एटीएस ने रागिब को लखनऊ आने के लिए नोटिस थमा दिया है। नोटिस में उसे 3 दिनों में लखनऊ पहुंचने को कहा गया है। यही वो नोटिस है जिसमें लिखा है कि यूपी धर्मांतरण मामले में बयान दर्ज कराने रागिब को लखनऊ आना जरूरी है। ये सीआरपीसी 160 के तहत ये नोटिस रागिब आलम को दिया गया है, जिसमें उन्हें साक्ष्य संकलन के लिए 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश एटीएस मुख्यालय लखनऊ पहुंचना है। मुजफ्फरपुर का रागिब आलम यूपी के कानपुर के ज्योति मूक बधिर स्कूल में बतौर टीचर कार्यरत था। उसी स्कूल के छात्र आदित्य ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है। विदेशों से फंडिंग की बातें भी सामने आ रही है, लिहाजा यूपी एटीएस इस मामले को गहनता से खंगाल रही है। यूपी एटीएस की टीम जो कि मुजफ्फरपुर में आई थी, वो अपने यहाँ के एक केस के मामले में एक पर्सन से यहाँ पूछताछ करना था उनको, जो कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक पर्सन से उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद में वो वापस लौट गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा परिवारों ने यूपी एटीएस को बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है। पिछले दिनों एक वीडियो में मोहम्मद उमर गौतम ने लालच देकर 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन की बात कबूली थी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल धर्मांतरण का मतलब होता है दूसरे धर्म में शामिल कराना, लोभ लालच देकर धर्म का बदलना, और धर्मांतरण जबरन भी कराया जाता है। यूपी में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मूक बधिरों और महिलाओं को टारगेट किया गया है। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस बिहार पहुंची, तो क्या रागिब बिहार में धर्मांतरण चला रहा था? क्या रागिब ने धर्मांतरण की कोशिश की थी? और क्या बिहार में भी धर्मांतरण की साजिश चल रही थी? और अगर ऐसी बात थी तो पुलिस या एटीएस की नजर उस पर थी? ये तमाम सवालात फिजाओं में तैर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में यूपी एटीएस ने पूरे मामले में 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है और अब तक 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले में विदेशों से फंडिंग की बातें भी सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियां इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि कहीं इस रैकेट का संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो नहीं है। धर्मांतरण के तार कनाडा और कतर से भी जुड़ने का दावा यूपी पुलिस ने किया है। तो सवाल है कि क्या साजिश के तहत धर्मांतरण का यह पूरा खेल चल रहा है और इसी साजिश के पीछे का सच सामने लाने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है। सियासी गलियारों का रुख करेंगे। 72 घंटे के अंदर तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार को लेकर दूसरी बार बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को जनता के बीच 2 महीने में नीतीश सरकार के गिरने का दावा करने वाले तेजस्वी ने अब अपने विधायकों को भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। आज विधायक दल की बैठक में तेजस्वी ने जो कहा, उसके सियासी मायने क्या हैं यह भी समझेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी का बयान सुनिए। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार अपने पॉपुलर का पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। 4 साल के 4 सरकारें बन सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में तो हर चीज संभव है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर के आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग पहली से जनता के बीच खड़े रहिए, जनता के साथ रहिए, दुख सुख में उनके भागीदार बनिए। और आने वाला समय अगर आप जनता के दुख सुख में अगर भागीदार रहेंगे तो आने वाला समय और आने वाला कल आपका
अब खबर तो समझिए। दरअसल पिछले 3 दिनों में तेजस्वी यादव ने दूसरा बयान दिया है। शुक्रवार को राघोपुर में कहा था सरकार 2-3 महीने में गिरने जा रही है, और आज विधायकों की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है, विधायकों को तैयार रहने को कहा है। एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ तेजस्वी बयान दे रहे हैं। 3 महीनों में सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं। जीतन मांझी भी तेजस्वी के बयान को खारिज कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी के कई विधायकों के संपर्क का दावा किया है। नीतीश साफ कह चुके हैं कि बीजेपी जेडीयू में कोई विवाद नहीं है। बीजेपी ने भी तेजस्वी के बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया है। तो फिर सवाल है कि तेजस्वी के दावे का आधार क्या है? आखिर क्यों तेजस्वी बार बार इस तरह का बयान देकर शिगुफा छोड़ रहे हैं? तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, और अगर ऐसा है तो यह आरजेडी पर भी लागू हो सकता है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है। शुक्रवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने बिहार को बेदम कर दिया। पटना में लोग जलजमाव से परेशान हैं, तो भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। चिंता की बात यह है कि अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे 4-5 जगह पर मेजर वाटर लॉगिंग के इश्यूज हैं। पाटलिपुत्रा में है, राजवंशी नगर है, शास्त्री नगर है, एसके पुरी का कुछ पोर्शन है, उधर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 घंटे में सभी इलाकों का पानी निकल जाए। पटना नगर निगम आयुक्त ने शनिवार को ही दावा किया था कि 3 से 4 घंटे में पटना की गलियों से पानी निकल जाएगा, लेकिन उस दावे में कितना दम है, पटना के राजवंशी नगर की इन 3 तस्वीरों से साफ है, जहां शनिवार से पानी ने अपना बसेरा बना रखा है। खैर, मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही बिहार के ज्यादातर इलाकों को बेहाल कर दिया है। ये है दरभंगा का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच, जो इन दिनों टापू में तब्दील है। अस्पताल के गेट से लेकर इमरजेंसी तक सब जगह एक जैसे हालात हैं। पानी के बीच ही डॉक्टर, मरीज और उनके परिजन आना जाना कर रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि यहाँ हर साल यही हाल है। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है दरभंगा का, जो चिकित्सा प्रबंधक को पूर्ण रूप में ध्यान इस पर नहीं है। पूरा इतना पानी में है साहब, आप देख रहे हैं पानी में हम लोग खड़ा, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। अब जरा दानापुर के सुल्तानपुर पुलिस चौकी का हाल देख लीजिए। चौकी में जो नजर आ रहा है सब लबालब है। पुलिसकर्मी चौकी में जल कैदी बने हुए हैं। 3 दिनों से इस पुलिस चौकी का यही हाल है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि सांप बिच्छू के साथ साथ बीमारी का भी डर है। यार पानी में डूबल रही थी, कोई उपाय नहीं बुझा रहा है। आप चौकी पर सांपों भी मन घूम रहा है, तो हो सकता है सांपों चढ़ जाए, बहुत दिक्कत है। लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। ये हाजीपुर में केले की खेती का हाल है। यहाँ का केला देश ही नहीं विदेशों तक जाता है, लेकिन आंधी बारिश ने फसल तबाह कर दिया है। केले के खेतों में पानी भरा है, जिसके निकलने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यहाँ से जरुआ से लेकर चेचर तक का किसान केला के, हाजीपुर केला के लिए मशहूर है। हाजीपुर का केला देश विदेश में जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई सुविधा नहीं। दरअसल इस बार बिहार में जून महीने में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड किया गया है। अब तक पूरे राज्य में सामान्य से 140% अधिक बारिश हुई है। अगले 4 से 5 दिनों तक अभी और बारिश का अनुमान है। पिछले 3-4 दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश अभी जारी रहने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से अगले 5 दिनों तक अलग अलग जिलों में ये जो बारिश है वो जारी रहेगी। एक तो महामारी, ऊपर से बेतहाशा बारिश। जाहिर है बिहार 2 चुनौतियों का सामना कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और आनंद अमृतराज के साथ हाजीपुर से राजीव मोहन, दानापुर से अमरजीत और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल बिहार में बारिश ने 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनुमान से 140% ज्यादा बारिश हुई है, वो भी जून महीने में ही। पटना में किसी भी साल किसी भी महीने में होने वाली बारिश का सार्वकालिक रिकॉर्ड है ये, और जून महीने में इतनी बारिश शायद पहले नहीं हुई। लिहाजा बारिश ने पूरी व्यवस्था को बेहाल कर दिया है। हालांकि राजधानी पटना में जल निकासी की जिम्मेदारी पटना नगर निगम और बुडको की है। बरसात से पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी,
और प्लानिंग उतनी नहीं दिखी जितने की जरूरत थी। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि साल 2019 से पटना नगर निगम ने सबक नहीं लिया। साल 2019 में जब पूरे पटना में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी और लोग घरों में कैद हो गए थे। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 8 राहतों की घोषणा की, जिनमें से 4 बिल्कुल नई हैं। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए की आर्थिक राहत की घोषणा की है। इस राहत पैकेज के मायने क्या है, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोरोना की मार, सरकार का मरहम, अर्थव्यवस्था को फिर से राहत पैकेज, 8 राहतों की घोषणा, 4 बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज। 8 such measures being announced under the category of relief, 4 of which are absolutely new. यकीनन ये बूस्टर डोज ही है जिसके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की कवायद जारी है। सोमवार को जिन राहत पैकेजेज की घोषणा की गई उसमें स्वास्थ्य, रोजगार, टूरिज्म, छोटे उद्योग और कृषि को सहारा देने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया गया कोरोना से प्रभावित सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पर। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. सुना आपने, वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। Health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. चलिए अब विस्तार से जान लीजिए कि इकोनॉमिक रिलीफ के तहत क्या क्या हुआ। मसलन कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की गई है, जिसमें से हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि अन्य सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए 100 करोड़ तक के लोन पर 7.95% सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा, जबकि अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज की दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगी। हेल्थ सेक्टर के अलावा छोटे उद्योगों को सहारा देने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया। अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। इसके अलावा कई सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान किए गए, जिसमें टूरिज्म सेक्टर में टूरिज्म गाइड के लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन का प्रावधान है और 5 लाख टूरिस्ट के लिए फ्री टूरिस्ट वीजा दिए जाने की बात है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कर दी गई है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत देश के सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के उद्योग धंधों को राहत देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है और सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर सरकार ने फोकस किया है। 1.5 लाख करोड़ की 3 साल के लिए अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित की गई है। इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1,25,000 रुपए का लोन दिया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। टूरिज्म सेक्टर को भी उबारने की कोशिश की गई है। लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म सेक्टर को भारी धक्का लगा है। टूरिज्म राजस्व का भी एक बड़ा जरिया है, लिहाजा 31 मार्च 2022 तक मुफ्त पर्यटक वीजा दिया जाएगा।
इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। छोटे कर्ज लेने वाले लोगों को राहत मिलेगी इस पैकेज से और गांव-गांव ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इन योजनाओं से, इन राहतों से अर्थव्यवस्था को भी बूस्टअप मिलेगा, अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ के रेलीगढ़ा कोलियरी के कोयले के भंडार में आग लग गई है। आग को बुझाने का प्रयास प्रबंधन की ओर से देर से शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि रेलीगढ़ा कोलियरी में आउटसोर्सिंग से निकाले गए कोयले की डिपो में 2 दिन पहले आग लगी और इस आग से डिपो में पड़े करीब 45,000 टन कोयले के भंडार में भी आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पूरी खबर देखिए, फिर इस खास तरह के शोलों को भी समझिए। रामगढ़ सीसीएल अरगड्डा एरिया के रेलीगढ़ा कोलियरी के कोयले भंडार में आग लग गई। आग को बुझाने का प्रयास प्रबंधन की ओर से देर से शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि रेलीगढ़ा कोलियरी में आउटसोर्सिंग से निकाले गए कोयले के डिपो में 2 दिन पहले आग लग गई। इस आग से डिपो में पड़े करीब 45,000 टन कोयले के भंडार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिससे सीसीएल को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि कोलियरी में विवाद की वजह से 22 अप्रैल से कोयले का उत्पादन बंद है। वहीं प्रबंधन डिपो में पड़े कोयले को हाईवा और ट्रक के जरिए उठाकर दूसरी जगह पहुंचाने में जुटा है। और अब खबर तो समझिए। रामगढ़ के रेलीगढ़ा में कोलियरी में आग लगी है। 45,000 टन कोयले के भंडार में यह आग लगी है। आग लगने की आशंका है, लेकिन कोयलांचल में भूमिगत आग भी बड़ा मसला है। भूमिगत आग का मतलब है जमीन के नीचे लगी आग। झरिया एक शहर है जो शोलों पर ही बसा है। झरिया की कोल माइंस में देश का सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है और बेशकीमती काले सोने को पिछले 100 सालों से आग ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। 1890 में पहली बार धनबाद में कोयला होने का पता चला था। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी सिम्फर के वैज्ञानिकों के मुताबिक सुरंग के रास्ते से आग को ऑक्सीजन मिली और वो धधक उठा। आज ओपन कास्ट के जरिए कोयला निकाला जा रहा है और आए दिन गैस रिसाव की घटनाएं होती रहती हैं और झरिया का पुनर्वास भी बड़ी समस्या है जिसके निदान की जरूरत है। गिरिडीह के पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरकी पलमा पथ पर नक्सलियों ने शक्तिशाली आईईडी बम प्लांट कर रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धमाके से पहले ही बम को बरामद कर लिया और बाद में एक्सपर्ट को बुलाकर बम को डिफ्यूज किया गया। बम को पुलिया के नीचे प्लांट किया गया था और नक्सलियों ने पुलिस बल को उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। और देखिए तस्वीरें कितनी भयावह हैं। और अब खबर तो समझिए और ये समझिए कि जो आईईडी बम बरामद किया, जिसे डिफ्यूज किया गया, वो क्या होता है, कितना शक्तिशाली होता है। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये एक तरह के बम होते हैं जो मिलिट्री के बमों से अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इनमें घातक, विषैले, आग लगाने वाले केमिकल शामिल होते हैं। दबाव पड़ने पर ये फट जाते हैं। इनका इस्तेमाल विरोधियों को रोकने, दुश्मनों को रोकने और तितर बितर करने के लिए किया जाता है। ये उड़कर दूर तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आईईडी को ट्रिगर करने के लिए रिमोट कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इन्हें सड़क के किनारे तार की मदद से बिछाया जाता है। पुलवामा हमले में भी आईईडी बम का इस्तेमाल हुआ था और आज आईईडी बम का भी इस्तेमाल किया गया पुलिस बल को उड़ाने की साजिश के तहत, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और बम को डिफ्यूज कर दिया। आज इसी के साथ खबर तो समझिए में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के